यस सर। ओके। सो फ्रेंड्स, आज मैं अगर बात करूं तो जो यंग गर्ल्स होती है बिटवीन 10, एंड मैं इसे इसे इसलिए समझा भी पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में आई हैव माय ब्यूटीफुल यंग डॉटर। एंड ये एक ऐसा एज ग्रुप होता है जिसमें ग्रोथ होती है उन लोगों का, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, पूरी तरह से उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। और जब इनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं तभी अगर हम इनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ वाइज सॉल्यूशंस दे पाए, या फिर इनका हेल्थ बेस्ट वे में रख पाए, तो एक लॉन्ग टर्म में जो उनकी हेल्थ है वो अमेजिंग वे से रहती है। मैं मेरी अगर बात करूँ तो मेरी जो डॉटर है, उनको मैंने बचपन से ही बहुत सारा हेल्थ से रिलेटेड फूड, जो भी इम्पोर्टेंट रहता है वो सारा मैंने ध्यान रखा। उसको बहुत सारे स्पोर्ट्स में मैंने एनरोल करवाया था, फिजिकली भी मैंने उनको बहुत सारा ट्रेनिंग, एंड इवन स्टडीज वाइज मैंने उनको बहुत ध्यान दिया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था हेल्थ। ओके, द राइट काइंड ऑफ फूड, द डाइट दैट आई यूज टू गिव हर, एंड द राइट काइंड ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, द न्यूट्रिशन। और ये सब का आज नतीजा ये है कि फ्रेंड्स, हर महीने एक अमेजिंग नेचुरल रूटीन रहता है। कोई भी इजीली डॉक्टर विजिट्स नहीं होते हैं, छोटे बड़े हेल्थ चैलेंजेस नहीं आते हैं। और ये सब मैं रीप कर पा रही हूँ। लेकिन आज की मैं अगर बात करूं तो जो सारे बाहर एनवायरनमेंट में, यानी जो सारी चीजें अवेलेबल है बाहर, और जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये सारी चीजें जो हैं ये शायद हमारी हेल्थ को 100% सपोर्ट नहीं करती अगर हम अवेयर ना रहे। आई एम श्योर आप सब अग्री करोगे। तो मैं आज सर से यहाँ जानना चाहूंगी कि यूजुअली जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं उनके क्या कॉमन हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। और जैसे मैं ही खुद बताना चाहूंगी यूजुअली क्या चैलेंजेस होते हैं। जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है उनमें, एनीमिया होता है, वो लोग लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो टाइम से खाना पीना नहीं खाते हैं, अंडरवेट होते हैं या ओवरवेट होते हैं। बहुत बार हमने देखा है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ओके, और इवन पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, थायराइड इम्बैलेंस होता है। तो सर, ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स एक यंग फीमेल की लाइफ में अगर होते हैं तो वो क्यों होते हैं आज के दिन में, और अगर हमें इन्हें अवॉइड करना है तो हमें क्या करना चाहिए? यस सर। थैंक यू काजल मैम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और इसका जवाब देने से पहले थोड़ा हमें समझना पड़ेगा ये होता क्यों है। 12-13 साल की उम्र में हमारे बच्चों को, बेटियों को प्यूबर्टी यानी पीरियड्स आना शुरू होती है। और ये कुछ हार्मोन की ज्यादा मात्रा में बनने से होता है। इंसान का पूरा शरीर कुछ थोड़ा थोड़ा हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ये एक तरह का प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन से बनते हैं। जो बेटियां 13-12-13-14 साल की उम्र में पहुंचते हैं, उनके बॉडी में दो हार्मोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो पहला बदलाव कि इस उम्र में बच्चों में, बेटियों में दो हार्मोन्स बनने लगते हैं, और ये हार्मोन्स ब्रेन को और बॉडी को कंट्रोल करती हैं। सो हार्मोनल चेंजेस होती है, फर्स्ट चेंज जो होती है। दूसरा है सोशल चेंजेस। उनको, समाज को, लोगों को, आसपास के माहौल को देखने का नजरिए और फीलिंग्स बदल जाते हैं। तीसरा है साइकोलॉजिकल चेंजेस। ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं, इससे बच्चों में इमोशंस बहुत स्ट्रांगली बाहर आती हैं। उनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। हमारा ब्रेन का अलग अलग हिस्सा अलग अलग काम करता है। ब्रेन का जो सामने वाला हिस्सा है वो थॉट प्रोसेस, इंटेलिजेंस, कंट्रोल, इस तरह की चेंजेस, इस तरह की चीजों को कंट्रोल करती है। रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन। ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा है जो इमोशंस को कंट्रोल करती है। इमोशन का जो ग्रोथ होता है, इमोशन कंट्रोल करने का ब्रेन का जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत तेजी से होता है। ना कि बिहेवियर और सोशल सोशल या फिर साइकोलॉजिकल कनेक्शन। यानी सही गलत से हमें ज्यादा फीलिंग्स ये आती है कि अच्छा लगा या बुरा लगा, और ये किसी का गलती नहीं है। ब्रेन का अच्छा लगना बुरा लगना वाला हिस्सा ज्यादा काम करता है।
सही गलत का काम थोड़ा स्लो होता है। ये ब्रेन की नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस है। इसमें ग्रोइंग चिल्ड्रन का कोई गलती नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे बच्चे अक्सर इस उम्र में इमोशनली डिसीजन लेते हैं। दे टेक बिग डिसीजंस ओनली बेस्ड ऑन अच्छा लगा या बुरा लगा, नॉट बेस्ड ऑन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ब्रेन की डेवलपमेंट भी इस तरह से होता है कि उसका कंट्रोल नहीं होता है अपने काम काज पे। तो हार्मोन के चेंजेस के कारण बॉडी में ग्रोथ, उनकी जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनका वॉइस में बदलाव होना, प्यूबर्टी आना, फीलिंग्स बदलना, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स आना, किसी के साथ अच्छा रिलेशन बनना, इट कुड बी एनीथिंग, ये सारे बदलाव आते हैं। और इस एक्साइटमेंट पे बच्चे अक्सर खाना खाना, रूटीन फॉलो करना भूल जाते हैं। स्कूल जाना, बच्चों से मिलना, कॉलेज में जाना, घूमना फिरना उनको बहुत अच्छा लगता है। सो खाना पीना, सेहत का ध्यान रखना, न्यूट्रिशियस फूड, ये उनको ध्यान नहीं रहता। अगर अपने घर में सुबह ब्रेकफास्ट में अच्छा खाना खिलाया होगा तो आप मान के चलो आज के दिन का अच्छा खाना यही था। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चे बाहर में न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, वो टेस्टी फूड खाएंगे। मैं फिर से कहता हूँ इसमें उनका गलती नहीं है। सो पहला चीज इसका एडुकेशन। जब बच्चा 10 साल 11 साल का होता है तो हमें धीरे धीरे उनको सिखाना होता है कि आने वाले कुछ सालों में आपकी बॉडी में कुछ बदलाव होने वाला है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे अभी हमारे हेयर सफेद होने लगे, यानी हम थोड़ा सा एजेड कैटेगरी में जा रहे हैं। आप दादा दादी का एग्जाम्पल दे सकते हो, उनके दांत गिर गए, वो थोड़ा सा झुक गए, वो स्टिक्स यूज करते हैं। सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी जिंदगी में भी इस तरह का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और इस दौरान बच्चों में कुछ चीजों का गहरा असर होता है। जैसे रोक टोक अगर उनको पसंद ना आए तो एक बहुत खतरनाक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उनको होता है। इस उम्र में बच्चों को दुनिया और दुनिया की खूबसूरत चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वो कंपटीशन में जाते हैं, वो कैसा दिख रहे हैं, सोशल मीडिया में कैसा लग रहे हैं, उसमें ज्यादा उनका फोकस होता है। जैसे आपने कहा काजल मैम, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन फैक्टर है। क्योंकि जो खाना बच्चे बाहर में खाते हैं वो आप मान के चलो बिल्कुल ही नॉन न्यूट्रिशियस होगा। ओनली द मील प्रोवाइडेड बाय यू एट होम वो न्यूट्रिशियस हो सकता है, अदरवाइज कोई न्यूट्रिशन उनको बाहर से नहीं मिलेगा। एक दूसरा चेंज जो आता है कि फास्ट फूड जंक फूड ज्यादा लिया जाता है। रोड साइड फूड, ऐसे स्नैक्स जो मंचिंग हो, जो ज्यादा स्वादिष्ट हो, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके कारण उनका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गट प्रॉब्लम हो सकते हैं। ज्यादा फास्ट फूड और जंक फूड जिसमें ऑयल और फैट ज्यादा हो उसके कारण पिंपल्स, खैर हार्मोन के चेंजेस के कारण भी पिंपल्स आते हैं, लेकिन इन फास्ट फूड के कारण भी स्किन डिजीज होती है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं। और नींद की गड़बड़ी भी होती है और स्ट्रेस भी हो सकता है। एक और बदलाव जो आता है इस उम्र में, आयरन का जो सोर्स है ना वो बहुत लिमिटेड है आजकल। जो आयरन रिच फूड है, सेव, पालक, इन सारी चीजों को हम बहुत ज्यादा नहीं लेते। जो वेजिटेबल सोर्सेस आयरन रिच फूड हम खाते हैं वो भी हम फ्राई करते हैं और इस तरह से बना के खाते हैं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। और जैसे पुबर्टी स्टार्ट होती है, दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, तो हर महीने दे लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड, जिससे उनका हेमोग्लोबिन भी कम होता है। आज भी हमारे देश के 50% फीमेल्स को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और एक्साइटमेंट पे, जोश में, जुनून में बच्चे भूल भी जाते हैं, वो कमजोर है, चक्कर आते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं। सो ये नजरअंदाज हो जाता है। शादी तक पहुंचते पहुंचते उनकी एनीमिया सीवियर हो जाती है। एक और चीज हमने कहा ईटिंग डिसऑर्डर हो, तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ ब्रेकफास्ट घर में भाग दौड़ से खाते हैं, पूरा पूरा भी नहीं लेता। तो एक दिन का जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए उसका आधा भी सही तरह से पूरा नहीं होता है। अंडरवेट ओवरवेट दोनों भी होता है। जो बच्चे मान लो रेगुलर फास्ट फूड जंक फूड लेते हैं उनका वजन बढ़ सकता है। कुछ बच्चों जो फास्ट फूड में सिलेक्टेड है या फिर थोड़ा लिमिटेड लेते हैं बट लेते हैं, घर में खाना भी सही नहीं है, बाहर में भी सही नहीं है, दे माइट लॉस वेट। तो अंडरवेट ओवरवेट दोनों होते हैं। मेट्रोज में आज के टाइम में ओवरवेट आपको ज्यादा मिलेगा। उसके साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ये वो उम्र है जहाँ पे शायद बच्चों को ज्यादा हम लोग रूड होते हैं, गाली गलौज करते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, क्यों लेटा है, क्यों वहां गया, क्यों ये नहीं किया। तो उनमें थोड़ा सा
रिवॉल्ट वाला बिहेवियर भी पैदा हो सकती है। स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड सर्कल में उनको हमेशा कभी ना कभी थोड़ा सा स्ट्रेस फील होती है, पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, इमोशन को लेके। घर में भी एक तरह का माहौल ऐसा बनता है। सो भले ही इन चीजों को हम बहुत सीरियसली डिस्कस ना करें, बट 13-14 साल से लेकर 18-19 साल तक का जो जर्नी है बच्चों का, वो थोड़ा सा आसान नहीं है ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए। इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए। फादर एंड मदर शुड बी वेरी गुड फ्रेंड। और जैसे काजल मैम ने कहा कि इसका सॉल्यूशन हम क्या दे सकते हैं, हेमो 14 और स्वीट 18 को आप कंपलसरी प्रोडक्ट रखें। इट मस्ट बी अ कंपलसरी प्रोडक्ट। उसके साथ ब्रेकफास्ट कैसा भी करें, आप 2 चम्मच वेगन वन और 1 चम्मच A1 मिक्स करें, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालें, चॉकलेट भी डाल सकते हो आप, मिल्क डाल के अच्छा सा शेक बना के आप उसको दे दो, उसको पूरे दिन के लिए न्यूट्रिशन मिल जाएगा। एंड एंश्योर कि आप एक ब्रेन वन भी उसको देते हैं। बच्चों को चाय कॉफी पसंद होता है, दिन में एटलीस्ट एक बार आप कॉडी सिप कॉफी भी उनको पिलाओ। तो मैंने जितने भी चैलेंजेस के बारे में बताया, उसमें से ज्यादातर चैलेंजेस उनका काफी हद तक कम हो जाएंगे। ओवर टू यू काजल मैम। वाओ, यस सर, टोटली अग्रीड। मैंने खुद ने स्वीट 18 और हेमो 14 तो नहीं यूज किया, लेकिन स्वीट 18 आई हैव यूज्ड एट माय होम। एंड फ्रेंड्स, स्वीट 18 जो सर हमें बता रहे हैं, फ्रेंड्स उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के, जो बैक लेवल है उसको पढ़ के आई वॉज इन अ बिग शॉक। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जो स्वीट 18 प्लस है हमारा, जो यूजुअली हम 12 से लेके मोस्टली 38 ईयर्स के बीच में जो भी हमारी फीमेल्स हैं उनको देते हैं, तो उसमें उनको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो ना ही सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स होती हैं, लेकिन हर्ब्स भी होते हैं, और ओवरऑल उनका जो हॉर्मोन्स है उस पे भी मदद देती है। मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम बताना चाहूंगी बिकॉज इट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जब भी मैं बैक लेबल पढ़ती हूँ सारे प्रोडक्ट्स के, आई जस्ट फील कि वी आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंक्शनल न्यूट्रिशन। तो स्वीट 18 की जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें है शतावरी, अश्वगंधा, फ्लेक्सीड, क्रैनबेरी, मोरिंगा, स्पिरुलिना, जिंको बिलोबा, इवनिंग प्रीमरोज, मैंगोस्टीन, सी बकथॉर्न, ग्रेप सीड, ग्लूटाथियोन, रेड क्लोवर, इसके अलावा कोएंजाइम Q10, अस्थाजेंथिन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन D3, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरोन, कॉपर, आयोडीन, ग्लाइसिन, CA, Kg, बायोपेरिन, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है प्रोबायोटिक्स। सो फ्रेंड्स, आई थिंक जितना भी खाना अगर हम खा भी लेना तो ये कुछ ना कुछ इसमें से मिस हो जाएगा। तो अगर हम एक प्रॉपर फुल न्यूट्रिशन हमारे बच्चों को देना चाहते हैं तो हमें स्वीट 18 को तो 100% मिस नहीं करना है। ओके, सो सर, आगे मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि अगर ये एज में हम मेंटल हेल्थ चैलेंजेस की बात करें तो किस तरह का वो यूजुअली लोग बच्चों को अफेक्ट करता है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था, फिर भी मैं बताऊंगा और इसका रीजन पहले बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस का मतलब दो ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जिससे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन बदल जाते हैं। आपके सोच, समझदारी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, फीलिंग, रिप्रोडक्शन, थॉट प्रोसेस, सारे चीजों में बदलाव आते हैं। उसमें एक फीमेल फीलिंग्स आती है, जिससे फीमेल की जिन चीजों पे ज्यादा उनका कनेक्शन होता है, उस तरह के फीलिंग्स आप में डेवलप होने लगेंगे। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में इमोशनल चीजें बहुत फास्ट डेवलप होती हैं, और जो एनालिटिकल चीजें हैं, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, रैशनल थॉट्स, वो थोड़ा स्लो डेवलप होती हैं। तो अच्छा बुरा लगना जल्दी होता है, सही गलत का अंदाजा नहीं होता है। एक और चीज है जो शायद हाल ही में हमने बहुत सारे लोगों ने फील किया। 30 साल पुराने की जमाने की लाइफ के तुलना में आज के लाइफ में, आप 10-12 साल की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, आप 8 साल का ले लो, उनमें जो ब्यूटी की कॉन्शियसनेस है बहुत ज्यादा है। आप किसी भी 8 साल के बच्ची को पूछो, आपको अलग अलग 10 तरह का कॉस्मेटिक्स का नाम बता देंगे। और ये एकदम से नहीं हुआ। हमारे आसपास में जो माहौल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल लाइफ है, वर्चुअल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया है, इन सारी चीजों ने लोगों को
एक खूबसूरती का नया स्टैंडर्ड पेश किया है। इतने सारे कॉस्मेटिक्स का नाम शायद हम लोग नहीं जानते होंगे, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं 7-8 साल का, वो जानते होंगे। तो एक अननेसेसरी प्रेशर हमने क्रिएट किया है, एक ऐसा प्रेशर जिसमें लोग चाहते हैं कि मैं हर तरह से परफेक्ट देखूं, मेरे हेयर्स, मेरे स्किन, मेरे लुक्स, और उसमें वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और एक अनकॉन्शियसली, जाने अनजाने में एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि मैं सिर्फ नॉर्मल सच ड्रेस के बाहर नहीं जा सकते, आई शुड बी द बेस्ट ऑफ द कॉलोनी, मैं अपनी सोसाइटी का सबसे अच्छा देखूं। बहुत सारे लोगों में इस तरह का एक फीलिंग्स डेवलप होने लगी है, एंड उससे नीचे वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेती है। वो किसी पब्लिक गैदरिंग में जाती हैं, तब भी उनके दिमाग में ये प्रेशर रहता है। एक और प्रेशर ये रहता है कि अच्छा कैरियर नहीं बनने से जिंदगी खराब हो जाती है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, कुछ ना कुछ बेहतरीन बनना होगा। एक और चीज हमने अपने बच्चों में डाला है कि एक ही टाइम में हमने उनको स्कूल में भी डाला, हमने उनको ड्राइंग में भी डाला, म्यूजिक में भी डाला, जूडो में भी डाला, कराटे में भी डाला, मल्टीटास्किंग। 4-5 साल से हमने छोटे बच्चों को ट्यूशन में भी डाला, तो दे कैरी इट। और 12-13 साल तक उनको लगता है मेरे पास 2 घंटा और है, और कुछ कर लेते हैं, मल्टीटास्किंग में चले जाते हैं। इंडिया एक ज्यादातर मिडिल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की बड़ा पॉपुलेशन है, तो वहां में शॉर्ट टाइम में बच्चों के ऊपर में कहीं ना कहीं अर्निंग का भी एक प्रेशर रहता है कि जल्दी कमाना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ा चीज, जेंडर डिफरेंशिएशन आज भी हम करते हैं, लड़कों को और लड़कियों को हम थोड़ा सा अलग नजर से देखते हैं, चाहे हम बोले या ना बोले, उनकी बातों से, फीलिंग से दर्शाया जाता है कि बेटियां तो चली जाएगी, लेकिन बेटे तो घर पे रहेंगे। तो बेटों के प्रति थोड़ा सा फोकस ज्यादा जाता है, इससे बेटियों को असर होता है, भले वो ना बोले, बहुत गहरा असर होता है। वो शुरू से फील करते हैं कि हमें थोड़ा सा अलग नजर से देखा जाता है, वी आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। तो ये एक चैलेंजिंग फेज से वो गुजरती है। उसके अलावा आज की जो वर्चुअल लाइफ, उसमें एक हमेशा कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है। 15-16 सालों में एक बात जो मुझे लगता है यहाँ पे बोलना चाहिए, भले हम अपने बच्चों के साथ कितना भी क्लोज क्यों ना हो, आज की दुनिया में लोगों के लिए किसी और से बातचीत करना, उनके साथ क्लोज होना बहुत आसान हो गया है। कम उम्र में लोगों को किसी के साथ लगाव होना, रिलेशनशिप में आना, आई डोंट मीन टू से कि बहुत कुछ सीरियस वाला मैटर, बट किसी के साथ नजदीक होना, एक सीरियस फ्रेंडशिप बनना बहुत आसान हो गया है। और इससे अर्ली स्टेज में लोगों में अगर इस तरह का फ्रेंडशिप हो, कोई रिलेशन हो, वो टूट जाता है, उसका बहुत बड़ा असर बच्चों पर पड़ता है। तो ये रिलेशनशिप का बनना और बिगड़ना भी गहरा असर करता है। एंड देन स्ट्रेस, दिन में कुछ भी करने के बावजूद जब वापस घर पे आते हैं बेटियां, उनको घर का कोई ना काम जरूर दिया जाता है, सो देन अगेन स्ट्रेस। सो 12-13 साल से लेकर 18-19 साल के जो बेटियां होती है एवरेज इंडियन फैमिली में, उनके ऊपर में एक अननेसेसरी मेंटल प्रेशर रहता है, खुद की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, पढ़ाई के लिए, घर में। तो ये प्रेशर बनता जाता है, बनता जाता है। अब आप इमेजिन करो, नीट का एग्जाम कुछ हुआ, कितने सारे बच्चों ने सुसाइड किया, क्योंकि हमने इतना सीरियस बना दिया सिचुएशन को कि 1 साल बर्बाद होने का मतलब तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हुआ, बिल्कुल नहीं। 1 साल हम दोबारा लगा सकते हैं, आई डोंट से कि ये कुछ नहीं, बट इसके लिए जान गंवाना इज नॉट राइट, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर हमने क्रिएट कर दिया। उनको लगता है इस साल मेडिकल में सीट नहीं मिलेगा तो मेरी लाइफ खराब हो गई। तो ये प्रेशर हमने क्रिएट किया है। तो शुरू से घर में माहौल, इट स्टार्ट्स ऑल फ्रॉम द होम, बी वेरी कंफर्टेबल, हमें बच्चों को एक ओपन स्पेस देना चाहिए। और इन सारी चीजों से बाहर आने के लिए मुझे लगता है अननेसेसरी रूटीन लाइफ को हम खराब ना करें, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग ना कराएं। एंड ब्रेन वन कुड बी ए वेरी प्रूवन प्रोडक्ट, जो बच्चों को आप डे वन से देना शुरू करें, चाय को रिप्लेस करें, लेट देम ब्रेन टू कोडिसिव कॉफी। ओवर टू यू काजल मैम। वाओ, थैंक यू सो मच सर। और आई एम श्योर सर, ब्रेन वन जो है हमारा, वो स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स एंड स्टडीज तभी मेमोरी के लिए भी सपोर्ट करेगा, राइट सर? बिल्कुल। सो ब्रेन वन इज वन ऑफ द हीरो प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स, जो ना ही सिर्फ हम हमारे जो एडल्ट्स या फिर सीनियर सिटीजन्स को दे सकते हैं, फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट नीडेड प्रोडक्ट।
सो सर, इससे आगे जब चलते हैं हम, और कोई फीमेल का जब शादी होता है, जब वो एक न्यू लाइफ शुरू करती है, तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारा एनवायरनमेंट सब चेंज होता है। तो तभी भी सर, बहुत सारी फीमेल्स की लाइफ में बहुत सारा डिफरेंट चीजें होता है। तो तभी क्या ध्यान रखना चाहिए, और कैसे हम कुछ उनके सपोर्ट के लिए दे सकते हैं सर, वो भी सर शेयर कीजिए ना। चलो आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा बिफोर कमिंग टू दैट। यस। शादी के पहले दिन तक काजल मैम आप अपने घर पे कितने बजे नींद से उठती थी? कितने बजे? सुबह नींद से उठती थी? या क्वाइट लेट, हाँ सर। आपके पास फ्रीडम था पूरा? यस। यस। और शादी के बाद कैसा हो गया? यस, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हस्बैंड्स फैमिली ऑल्सो। और वो एक अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है ना, वो जो बचपन से हमारा सबकॉन्शियस में बिठाया जाता है, और हम गए तो फिर अभी सब हमें करना है, कोई काम करता है तो वी कांट जस्ट स्लीप इन द रूम, एंड सो ये सब था। एंड यस, आई हैव ऑलवेज वोकन अप अर्ली सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सेट था, इसलिए बहुत इजीली हमने अडाप्ट किया। बट 100% पूरा, मैं बोलूँ 180 डिग्रीज पूरा चेंज हो करेक्ट। गया मेरा एनवायरमेंट। शादी का पहला जो बदलाव है वो ये है, आपका जो डेली लाइफ और रूटीन है एकदम से चेंज हो जाती है। यस। आप कल तक एक ऐसे माहौल में रहती थी जहां पे आपके पास सारे फ्रीडम्स थे, बट आप अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे। अचानक से अगले दिन आपके सारे फ्रीडम, आई डोंट से कि फ्रीडम, बट आप अपना मन मर्जी नहीं कर सकते थे, आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये राइट। जो बदलाव है इसका असर कहीं ना कहीं होता है। जैसे हम ओरिएंटेशन करते हैं ना, एनबीओ, मुझे लगता है ये ओरिएंटेशन हर घर में है। 7 दिन तक आप बेटियों को, बहुओं को छूट दे दो कि आप अपने घर से आए हो, 7 दिन तक जो मर्जी करो। 7 दिन के बाद आप धीरे धीरे इस रूटीन में आना है। वाओ। ओरिएंटेशन सबको होना चाहिए। वेरी जैसे हम यहाँ नाइस। पे, इट शुड बी देयर, दे शुड बी गिवन ए टाइम। एकदम से आप नहीं बोल सकते कल सुबह आपको 5 बजे उठना है, नॉट पॉसिबल। एक मिनिमम टाइम देना चाहिए, और उस टाइम के दौरान वो, उनको वो एक स्पेस भी मिलता है, चलो कि मेरे पास फ्रीडम है, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे विल पिक इट अप वेरी फास्ट। सो वो इंडक्शन नहीं होता हमारे सोसाइटी में, सिर्फ चाबी थमा दिया जाता है, ये है वो है, आप संभालो। सो एकदम से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट, जहां पर आपका डेली लाइफ, रूटीन, हैबिट सब कुछ बदल जाता है। और ये बहुत आसान नहीं है, इट्स वेरी टफ। आपके स्लीप पैटर्न्स बदल जाते हैं, आप अपने मर्जी से सोते थे, उठते थे, यहाँ पे नहीं होगा। हार्मोनल एंड बॉडी चेंजेस भी होती हैं। स्ट्रेस के कारण बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनते रहते हैं। शादी के बाद फिजिकल चेंजेस आती हैं। उसके बाद उनके बॉडी में एकदम से बहुत सारे सडन बदलाव आते हैं। बहुत बार लोग बहुत जल्दी कंसीव करते हैं, एंड व्हेन पीपल आर नॉट इवन रेडी फॉर दैट, वेट गेन होना, इस तरह के बदलाव होना, पीरियड में बदलाव होना, इफ दे प्लान ए बेबी। सो ये जो सारे चेंजेस है, ये एकदम से आ जाते हैं, जिसके बारे में आपने पिछले 20-22 सालों में कभी नहीं सोचा होगा। उसके बाद एक और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। एकदम से आपका आइडेंटिटी भी बदल जाती है। इससे पहले तक आप अपने पापा मम्मी के नाम से अपने घर से जाने जाते थे, एकदम से आप किसी की बीवी और किसी की बहू बन जाते हैं। घर में आपके साथ जो भी सुख दुख होता था, वो आप इमीडिएट अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते थे। यहाँ में यू नीड टाइम, यहाँ में आपको वक्त लगता है। तो लोनलीनेस का एक दौर भी गुजरता है। शुरुआत के कुछ दिन, कुछ महीना हो सकता है आप स्टिल फील लोनली, और जो भी आपके एम्बिशंस रही होंगी शादी से पहले, एकदम से शादी के आने के बाद आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया। सो ये जो बदलाव है ना, इट्स नॉट इजी एक्चुअली, ये मुश्किल है। इसके साथ बहुत सारे लाइफस्टाइल इम्पैक्ट्स आते हैं। जैसे आप मान लो, घर के नए लोगों के साथ डील करना, हर एक के साथ अलग से एडजस्टमेंट करना, आपको अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा से सेट करना, आपकी इंडिपेंडेंसी को दोबारा से सेट करना, अपने स्केड्यूल को लोगों के हिसाब से मिलाना, ये बहुत बड़ा बदलाव आता है, और ये आप एडजस्ट कर भी लेते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा लंबा टाइम तक चलने दिया, तो एक बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रेस भी होता है। सो इस पीरियड से गुजरने के लिए मेरा सजेशन है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को रेडी करके दे। शादी के बाद ये सारी चीजें होती हैं, सो बी रेडी। और आज के टाइम में ये स्पेस है कि हम बात कर सकते हैं।
तो अगर हम बताएं कि बच्चों को आप 7 दिन का 5 दिन का टाइम दो, उनको इस तरह से गाइड करो, लेट देम। और ये अगर हमने अपने बेटों को सिखाया, जब वो शादी करेंगे दे विल गिव देम दैट ट्रीटमेंट, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस अगेन। और यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट का मैं नाम लूंगा, कॉडिसिव कॉफी, ब्रेन 1 एंड स्वीट 18। ये प्रोडक्ट आपको बहुत मदद कर सकती है। ओवर टू यू ग्रेट। काजल मैम। तो स्वीट 18 तो सर आई थिंक इट्स मस्ट फॉर ऑल द गर्ल्स जो भी इवन बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज, बिकॉज सर हम बहुत सारे इवन आफ्टर मैरिज हम लोग सुनते हैं कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज, इनफर्टिलिटी इश्यूज बहुत सारे फीमेल्स में आज के दिन में हो रहे, बिकॉज अगेन योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्लेज अ मेजर रोल। बिकॉज मैंने दोनों चीजें जो बताई, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, दोनों में ही कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमें ये डेफिशिएंसीज बॉडी में होती है, प्लस एक टॉक्सिन बिल्डअप होता है। सो सर अगर रिप्रोडक्टिव इश्यूज की मैं अगर बात करूं, इवन बिफोर कंसीविंग, जो पीसीओएस, पीसीओडी, ये सारी चीजें हम आजकल बहुत इजीली सुनते हैं जो पहले नहीं सुनते थे सर। तो इन सब के लिए भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहे, और इवन इनफर्टिलिटी सर, जैसे मैं आजकल फील्ड पे जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, इवन इन ऐसा नहीं है कि पैसा है नहीं है, इनफर्टिलिटी इज लाइक एवरीवेयर। तो सर आज इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा, हमारे पास होना चाहिए कि हम हमारे जो यंग फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प कर पाए सर। फीमेल के जितने भी हेल्थ इश्यूज है ना, मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि फीमेल के हेल्थ इश्यूज को हमने ना एक टैबू बना दिया, ऐसा इशू बना दिया जिसके बारे में बात नहीं करते, नहीं करना चाहिए, और इसको हमने सोशल इशू बना दिया। बड़ा अफसोस होता है। आप आपसे पूछूंगा, आप बताना काजल मैम, मान लो किसी फैमिली में किसी कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं? यस यस सर, मोस्टली अभी तो चलो थोड़ा अवेयरनेस है, लेकिन अदरवाइज दे फील दैट ओनली द फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल विदाउट नोइंग द इन ऑफ द टोटल ट्रूथ अबाउट एनीथिंग। इट्स ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड कि फीमेल में ही कुछ ऐसा इश्यू होगा कि जिसकी वजह से शी इज नॉट एबल टू कंसीव। तो वो और लोग अभी ऐसा थोड़ा कहते थे, अवेयरनेस, हाँ जो थोड़ा लोग, अवेयरनेस हुआ है बट हाँ, नॉट मच। जो लोग कंसीव नहीं करते, सुबह सुबह अगर किसी ने उनको देख लिया तो इसको अशुभ भी मानते थे। यस, ऑल दिस वेरी आर मिथ। अनफॉर्चुनेट, राइट। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके अलावा हम ये भी मानते थे, अगर किसी माँ ने किसी बेटी को जन्म दिया और घर वालों को बेटा चाहिए था, हम इवन उसको ये इवन भी फॉर दैट। मानते कि दैट लेडी इज रिस्पॉन्सिबल। जबकि यस। फीमेल की एग में जेंडर डिसाइड करने का क्रोमोसोम होता ही नहीं है, वो क्रोमोसोम जेंट्स में होता है, एक्स वाई। फीमेल में दोनों एक्स हैं। और सिर्फ इतने साइंस की नॉलेज ना होने के कारण हजारों सालों से उनको हमने यस। गलत ट्रीट किया। सो फीमेल की जो हेल्थ चैलेंजेस है उनको हमने हमेशा ना एक सोशल एंगल ही दिया है। आज भी नॉर्थ ईस्ट में आप उनको क्या बोलते होंगे, जो विच होता है ना, विच हंटिंग आज भी होती है बहुत सारे स्टेट्स में। अच्छा। इनफर्टिलिटी हेल्थ इश्यू से पहले एक बहुत ज्यादा मुझे लगता है सोशल इशू बना देते हैं हम लोग, एक ऑनर इशू बना देते हैं हम लोग, कि जेंट्स को ये हो ही नहीं सकता, फीमेल्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सभी को मैं बताना चाहूंगा, और ये 100% एक्यूरेट डाटा मैं आपको दे रहा हूं, अगर किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, इसके लिए हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन ऑल द केसेस। सारे केसेस में फीमेल एंड मेल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अगर 100 केसेस में बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसमें से 50 फॉर फीमेल, 50 फॉर मेल। सो हम किसी को उंगली नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पॉइंट एट समवन। अब ये मान के चलो ट्रीटमेंट शुड बी डन फॉर बोथ, और ये बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए, जस्ट डू द ट्रीटमेंट एंड कंटिन्यू। बोलने की जरूरत होना ही नहीं चाहिए, लेट इट बी विद इन हस्बैंड एंड वाइफ। सो इनफर्टिलिटी एक सोशल इशू है बहुत बड़ा, लेकिन आज के टाइम में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने एक दो सेशंस किए तो हमें हमने स्टैटिस्टिक्स भी दिखाए। 35 की उम्र तक एक फीमेल को, उसमें से आई थिंक इट्स अराउंड 1 आउट ऑफ 18 और 1 आउट ऑफ 15 और 1 आउट ऑफ 7, आई फॉरगॉट द डाटा एग्जैक्टली, उनको इनफर्टिलिटी की थ्रू से गुजरना ही पड़ता है, बी इट प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी, यानी पहले बच्चा ना हो रहा हो या फिर दूसरा बच्चा। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉमन रीजन है। पहला रीजन है ओबेसिटी, मेल फीमेल दोनों को। ओवरवेट से गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
इनफर्टिलिटी होती है, फेलोपियन ट्यूब ओवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एग्स में बहुत ज्यादा फैट जमा हो सकता है, पॉलीसिस्ट हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो ओबेसिटी एक मेजर कंसर्न है, और ओबेसिटी के कारण पीरियड भी रेगुलर होती है। दूसरा कारण है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ओबेसिटी होने से भी कंसीव नहीं करते, अंडर न्यूट्रिशन यानी मेल न्यूट्रिशन होने से भी कंसीव नहीं करते। बहुत बार एक की क्वालिटी अच्छा नहीं रहता, ओवरी में, यूटेरस में कुछ ना कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन रीजन इज वेट, पॉलीसिस्टिक ओवरी और अंडरवेट। जेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे कॉमन रीजन हैं, जिसमें स्ट्रेस की वजह से, भाग दौड़ की जिंदगी कारण उनकी स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी में बदलाव है। स्ट्रेस इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी अमंग फीमेल ऑल्सो। फीमेल में भी स्ट्रेस होती है, डेली लाइफ में हर एक फीमेल को सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, और ऐसे में अगर पता चला कि यू आर नॉट कंसीविंग, और भी ज्यादा स्ट्रेस होती है। घर के लोग उनको ताने देते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, लोग उनके बारे में बात करते हैं, इट क्रिएट्स अगेन अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस। सो प्रॉपर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 35-37 तक बोथ फीमेल एंड मेल कैन इजीली कंसीव, आई मीन उनके पास बहुत ही फर्टाइल पीरियड होता है, जहां पे फर्टिलिटी की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। सो स्ट्रेस को कम करना, न्यूट्रिशन को बैलेंस करना, वेट को मेंटेन करना, और थोड़ा सा रिलैक्स रहना, और कम से कम 6 महीने तक कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट अगर हम रेगुलर यूज करते हैं, बट इट ऑल स्टार्ट्स विद ए प्रॉपर काउंसलिंग हस्बैंड एंड वाइफ का। नोबडी शुड ब्लेम ईच अदर, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंज्यूम द प्रोडक्ट्स। तो फीमेल के लिए हेमो14, स्वीड 18, WLB1, ब्रेन 1, वुमेन 1 भी आप दे सकते हैं। साथ में अगर उनका वजन ज्यादा है तो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट आप देना, अगर वजन कम है तो वेट बढ़ाने के लिए आप वेगन 1 प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। फॉर ओके। जेंट्स, वेगन 1 वेट बढ़ाने के लिए वेगन 1 A1 लिन भी ऐड कर सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, वेट बढ़ाने के लिए। फॉर जेंट्स, ब्रेन 1, आश्वा 1 प्लस, प्रो वाइटलाइजर ACE12, ये 3 प्रोडक्ट काफी होगा। सो 3-4 प्रोडक्ट्स फॉर फीमेल एंड 3 प्रोडक्ट्स फॉर हस्बैंड। ये अगर हमने 6 महीने तक यूज किया तो पूरा पॉसिबिलिटी कि दे विल कंसीव, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे टेस्टिमनीज हैं। ओवर टू यू काजल मैम। यस सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत सच बोला आपने कि काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। बिकॉज सप्लीमेंट्स तो हम दे देंगे, लेकिन अगर मेंटली ही वो लोग हैप्पी नहीं है, रिलैक्स नहीं है, स्ट्रेस फ्री नहीं है, तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू कंसीव। एंड सर, कंसीविंग तो है, लेकिन उसके बाद जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, दैट्स अगेन अ वेरी फ्रेजाइल पीरियड। उसमें बहुत सारा केयर लेना पड़ता है। और ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड बहुत ब्यूटीफुल पार्ट होता है लाइफ का, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अवेयर। सो सर, उसमें हम कैसे हमारा बेस्ट केयर रख पाते हैं सर? प्रेगनेंसी का जो पीरियड है ना, ये टफ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट्स ओके, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हम्म। लोग सुन के हैरान हो जाओगे। मैं थोड़ा सा पुराना डाटा बता रहा हूँ, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी हमने वहां पे कुछ रिसर्च किए थे। आई थिंक 5-6 years बैक ओनली, अप्रोक्सीमेटली 850 फीमेल्स की डेथ, प्रेग्नेंट लेडीज की डेथ रोजाना होती है इंडिया में, विच इज प्योरली प्रिवेंटेबल। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ होती है, जो प्रिवेंटेबल डेथ होती है। हैरानी की बात है, आज भी इंडिया में बहुत सारे जगहों में होम डिलीवरीज होती है, नॉट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। इसका रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस और एक्सेस टू हेल्थ केयर सिस्टम। उनके पास या तो जानकारी नहीं है, आप लोगों को शायद नहीं पता, बट आई वांट टू शेयर। बेम्बू बेम्बू का जो स्किन है ना, आप एक बेम्बू का पतला सा स्किन का लेयर निकाल लो, उस उस स्किन से पुराने जमाने में बच्चों का कॉर्ड काटा जाता था, प्लेसेंटा, और इससे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होता था। हाइजीनिक या फिर स्टेरिल ब्लेड भी यूज नहीं होती थी, घरों में ऐसा होता था। लोगों के पास कॉर्ड क्लेम नहीं होता था, ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं होता था, बट उस टाइम के लोगों की इम्यूनिटी, उनकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती थी। आज के टाइम में ऐसा नहीं है।
आज के टाइम में मेजोरिटी मेजोरिटी डिलीवरी सिजरेन होती है। सो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पीरियड के दौरान उस महिला का हम हेल्थ अवेयरनेस करें, उनको सारी जानकारी दें। सरकार के पास सारे फैसिलिटीज भी है, उन्होंने बुक्स बनाए, आशा वर्कर्स बनाए, प्रेगनेंसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, डॉक्टर्स फॉर यू के साथ, WHO के सामने कितने सारे अवेयरनेस शो भी किए, गाँव में किए थे। एंड वी हैड अराउंड 2 to 3,000 नंबर्स ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज। हमने सभी लोगों के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी कराए थे, उनके एम्पावर भी किया था। सो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, वेरी वेरी फ्रेजाइल। इसमें 2 टिटेनस का इंजेक्शन लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कंसीव करने से शुरू से लेकर डिलीवरी तक आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन एसेंशियल है। और हमारे देश में इसकी अवेयरनेस इतना कम है कि उनके घरों में यह पहुंचाने के लिए आशा वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है कि आप उनके घर में जाके देके आओ। वो प्रेग्नेंट लेडी के घर वालों में से कोई नहीं आता है। द आशा वर्कर्स हैज टू गो देयर एंड गिव इट टू देम। उनको कहा जाता है कि आज आपको चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। 2 दिन पहले से, डिलीवरी EDD से पहले, जिस दिन का उनका डिलीवरी होगा, 1-2 दिन पहले से आशा वर्कर उनको बताता है आपको आज हॉस्पिटल जाना है, चलिए मैं साथ में चलूंगा, आपका डिलीवरी करवाना है। सो इतना एक्सट्रीम लैक ऑफ अवेयरनेस आज भी हमारे रूरल एरियाज में है। सो हम्म। प्रेगनेंसी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर को दिखाएं और पूरे पीरियड के दौरान जो भी डॉक्टर्स बोलते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आयरन, मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम, जो हमारे पास भी है। और इसके साथ साथ आप ओमेगा के लिए krill भी दे सकते हैं। सो प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि आप अकेले अपने लिए नहीं खा रहे हो। यू हैव टू गेन 10 किलोज ऑफ वेट, 10 किलो, 8 किलो वजन आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको बहुत सारा कैल्शियम लेना पड़ेगा ताकि फीटस का हड्डियां मजबूत बने। ओमेगा फैटी एसिड लेना पड़ेगा ताकि फीटस यानी बेबी का ब्रेन, आई, हार्ट, मसल डेवलप हो। आपको बहुत सारे मिनरल्स लेने होंगे। यू हैव टू टेक लॉट ऑफ प्रोटीन। आमतौर पे एक इंसान को 600, 700 या 800 मिलीग्राम कैल्शियम से हो जाता है। प्रेगनेंसी में आपको 1200 मिलीग्राम लेना होता है। सो ये जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, इससे के कारण बच्चा हेल्दी बन सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर फीमेल की केसेस में बच्चे में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान खाना पीना अच्छा नहीं लगता, उनको थोड़ा सा बॉडी में चेंजेस होते हैं, वॉमिटिंग होती है। लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि पेट का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, आई मीन स्टोमक की साइज, क्योंकि वो यूट्रस ऊपर आ जाती है। तो एकदम से एक नॉर्मल महिला एक बार में जितना खाना खा पाती थी, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खा पाएगी। उसको 3 बार की जगह में 6 बार खाना खाना पड़ेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। उसको हर बार खाने में आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। सो पहला रोल है आप सारे जानकारी दो, ये 3 चीजों को आप लगातार उसको देते रहें, उसकी इम्यूनाइजेशन करते रहें, और डिलीवरी का टाइम आते ही उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। और इस पीरियड के दौरान उनको ट्रॉमा भी होती है, पैनिक अटैक भी आ सकते हैं, बहुत डर भी पैदा होती है। सो एक असिस्टेंट, एक घर में कोई हमेशा साथ में रहे, उठने बैठने में, वॉशरूम जाने में थोड़ा सा गाइड करे और उनको लगातार काउंसलिंग करे। एक फीमेल को हमेशा डिलीवरी का डर होता है कि उनका सीजरियन होने वाला, उनका पेट काटा जाएगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी, बहुत ज्यादा पेन होगा। सो इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड, मेंटली उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। सो इस तरह से, और कुछ प्रोडक्ट जो मैंने बताया, हेमो 14, वेगन 1, कैलमेक डी, krill 1, इन प्रोडक्ट्स को आप रेकमेंड कर सकते हैं। ओवर टू यू काजल मैम। तो सर हम डायरेक्टली दे सकते हैं या फिर हमें डॉक्टर कंसल्टेशन के थ्रू जाना होता है व्हेन इट कम्स टू कैल्शियम, प्रेग्नेंट लेडीज? हेमो 14 और krill देने के लिए डॉक्टर के पास जाना नहीं है। बस उनको ओके। बताना होगा कि डबल डोज ना हो, क्योंकि राइट। डॉक्टर उनको वही कैल्शियम, मल्टीविटामिन और आयरन रेकमेंड करते हैं। सो शुड नॉट बी डबल डोज, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर दिस क्लैरिटी सर। और सर एक और फीमेल्स की लाइफ में एक और स्टेज आता है जब उनको अगेन हॉर्मोन्स से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज होता है, जो होता है उनका मेनोपॉज। और सर ये पीरियड में भी बहुत सारे इंटरनल बॉडी में चेंजेस आते हैं, और बहुत सारी फीमेल्स इसे स्मूथली पास नहीं करती है। तो सर कैसे इसमें भी हम अपना ध्यान रख पाते हैं सर? मुझे लगता है आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लेडीज भी हैं, जेंट्स तो है ही, बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनको नहीं पता मेनोपॉज क्या होता है। उनको सिर्फ इतना पता होता है कि 40 के आसपास में पीरियड आना बंद होते हैं। बंद लेकिन होता है। उस वक्त और क्या बदलाव होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता।
मेनोपॉज एक बहुत मैं अपनी भाषा में कहता हूँ बहुत खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है, आसान नहीं है, वेरी टफ। जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब बनना शुरू होता है तो बॉडी में इतने सारे बदलाव हमने देखा, जब ये बंद हो जाते हैं तब भी बॉडी में बदलाव आते हैं, और ये आसान नहीं है। और ये मेनोपॉज ज्यादा लंबा टाइम तक चलता है। प्यूबर्टी सडनली आएगा, आप 6 महीने में साल भर में एडजस्ट हो जाते हो, हम्म। एंड यू फील द डिफिकल्टी ओनली ड्यूरिंग पीरियड। लेकिन मेनोपॉज का पूरा टाइम, ये कभी कभी 2 साल, 3 साल, 5 साल भी चल सकता है। द एंटायर ड्यूरेशन इज वेरी टफ। और इसमें क्या क्या होता है मैं थोड़ा सा सबको ब्रीफली बताना चाहूंगा। पहला जो बदलाव है कि किसी भी फीमेल का पीरियड एकदम से एक बार में बंद नहीं होता है। ये कभी आएगा, कभी मिस होगा, कभी ज्यादा ब्लीडिंग होगा, कभी कम कम ब्लीडिंग होगा, कभी महीने में 2 बार होगा, कभी 2 महीने में मिस होगा। सो इरेगुलर पीरियड्स, कभी ब्लीडिंग एक्सेस होगा, कभी कम होगा, ये चलता रहेगा 2-3 साल, 2-3-4 सालों तक, और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। हॉट फ्लैशेस आना शुरू होगा, आपके पूरे बॉडी में सडनली बहुत ज्यादा गर्म फील होगा आपको। रात को पसीना आएंगे, नाइट स्वेट हम उसको बोलते हैं। आपका नींद बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इंसोम्निया भी हो सकती है, रात रात को आपको नींद नहीं आएगी। आपका मूड स्विंग होगा, अभी अच्छा लगेगा, अभी बुरा लगेगा, अभी खुश है, अभी दुखी हो जाओगे। आपको इरिटेबिलिटी होगा, छोटे छोटे बातों में आपको गुस्सा आ सकता है। आपका जो हंगर और सैटिस्फैक्शन है वो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगा, और कभी सडनली कुछ भी खाने का मन कर सकता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डिस्चार्जेस हो सकती है, मेटाबॉलिक चेंज हो सकता है, स्किन में चेंजेस हो सकता है, मूड स्विंग होता है, फ्लैक्चुएशंस होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है, स्किन में, फेस में हेयर्स आ सकते हैं, स्किन में पैचेस आ सकते हैं। और ये सारा कुछ एकदम से होता है, एंड इट विल लास्ट फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स, 2-3-4 सालों तक हो सकता है। ये बहुत मुश्किल दौर है। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि मैंने मेरे फैमिली में किसी को वो कहते हुए नहीं सुना कि मुझे ये हो रहा है। दे जस्ट एक्सेप्ट इट। लोगों ने सिर्फ इसको एक्सेप्ट कर लिया, दे गो विथ इट। लेकिन आज के टाइम में इसको रोकना, नॉट रोकना, इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्मूथ बनाना बहुत सारे तरीका है। बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, बहुत सारे विटामिन है, मिनरल्स हैं, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आसान करती हैं। एक बहुत शानदार प्रोडक्ट हमने बनाई है ओनली फॉर मेनोपॉज, वो है अमेजिंग 40। नाम भी खूबसूरत है। और इसके साथ अगर आपने ब्रेन वन लिया, एंड एंश्योर कि आप कैल्शियम भी लेना शुरू करेंगे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसे बंद होता है, हड्डियां कमजोर होना शुरू होती है। सो 38 से ही कैल्शियम आप एड ऑन करें, हो सके तो ऑर्थो वन भी एड ऑन करें। सो अमेजिंग 40, ब्रेन वन, कैल्शियम एंड ऑर्थो वन, अगर 4 प्रोडक्ट आपने स्टार्ट किया 38 से, आपको बहुत आसानी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वेरी स्मूथली। ओवर टू यू काजल मैम। यस सर, टोटली अग्रीड। मैं मेरा खुद का टेस्टिमनी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। आई हैव टेकन अमेजिंग 40 फॉर अबाउट 4 months एंड आई हैव हैड अ स्मूथ मेनोपॉजल एज एंड मैंने यंग फ्यूल भी लिया है फ्रेंड्स साथ में, एसबीटीसी फ्लेक्स वाला। इट हैज हेल्प मी ट्रेमेंडसली। तो सर जो भी बोल रहे हैं सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट हमें सोशली और फिजिकली भी हमें बहुत सारा, इवन विथ अवर डाइट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन ये जो सप्लीमेंट्स है, ये हमारा जो फूड और हमारा जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, इसे 100% फुलफिल करके हमें एक स्मूथ मेनोपॉज देते हैं। सो सर, और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हमारे जो ओल्ड एज फीमेल्स होते हैं, जो अबाउट 55-60 प्लस होते हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस बहुत बार हम देखते हैं, जैसे जॉइंट्स बोन्स का इश्यू होता है, थायराइड होता है, डायबिटीज होता है। तो सर अगर आज के दिन में अगर कोई फीमेल है जो ऑलरेडी 45 या 50 के आसपास है, और उनको अपने ओल्ड एज में ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, तो उन्हें क्या केयर लेना चाहिए सर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। 60+ फीमेल्स की हम बात करते हैं। 60+ में फीमेल्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आते हैं। पहला है, जैसे आपने कहा, मेनोपॉज के कारण हड्डियों में कमजोरी होना, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होना, बॉडी कमजोर होना, सारे ऑर्गन्स के फंक्शन कमजोर होना, साथ में ब्रेन फंक्शन भी कमजोर होना। दिस इज वन नॉर्मल एंड नेचुरल फिनोमेनन।
बॉडी की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होना, कमजोर होना, फंक्शंस कमजोर होना। एक दूसरा बदलाव भी आता है जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल है, दे फील लोनली। ये वो टाइम है जब इनको कोई ना कोई असिस्टेंट चाहिए, इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, उनको लगता है कोई साथ बैठे बात करे, दैट्स ऑल, कोई साथ में बैठ के खाना खाए। ज्यादातर फीमेल्स के लाइफ में आज छोटा फैमिली होता है, आज के टाइम में वी आर वेरी स्मॉल फैमिलीज। माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे दूसरे शहर में अलग से रहते हैं। डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बहुत बहुत बार ओल्ड एज होम में जाना हो सकता है अच्छा ही होता होगा, वहां पे उनका कंपनी मिलते, बट प्रोवाइडेड हम रेगुलर उनका जाके ध्यान रखें, रादर देन लिविंग अलोन, किसी के साथ रहे इट्स बेटर। बट उनको महसूस नहीं होने देना है कि हमने उनको क्यों भेजा वहां पे, मैं नहीं रखना चाहता, दैट शुड बी द रीजन। इस एज में उनको कोई ना कोई असिस्टेंट चाहिए। लोग फिजिकली उतना कमजोर नहीं होते जितना मेंटली होते हैं, वंस यू आर वेरी वीक मेंटली, आपका बॉडी बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। सो अगर आपका जॉइंट फैमिली है, इट्स अ वेरी गुड एटमोसफियर। हो सके तो बुढ़ापा में पेरेंट्स को अपने पास बुला ले, साथ में रखने की कोशिश करें, एटलीस्ट संडे के दिन तो आप साथ में बिताओगे, और पूरे दिन कोई ना कोई होगा। और मैंने ये भी देखा है, जो बच्चे, छोटे बच्चे, चिल्ड्रन अपने दादा दादी नाना नानी के साथ पल बढ़ के बड़ा होता है ना, उनका शिष्टाचार, उनका कल्चर, उनका थॉट, उनके फीलिंग्स, उनके ब्रेन डेवलपमेंट बेहतर होता है, वो सारे अच्छे बातें सीखते हैं। सो पोता पोती के साथ बुजुर्गों का टाइम इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये अगर हो सके ट्राई टू प्रोवाइड। इसका कमी ज्यादातर ओल्ड एज ग्रैंड पेरेंट्स को होता है, तो एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। उसके बाद जो आपने कहा, हड्डियां कमजोर होना वेरी कॉमन, स्किन डिजीज दिख जाता है, लिवर और किडनियां कमजोर होना वेरी कॉमन आजकल। आई थिंक 55-60 से लोगों को पैरों में पानी जमा होना दिख जाता है, किडनियां कमजोर होती है, क्योंकि पेन एंड ऑल, बहुत सारे पेन किलर्स उनको लेना पड़ता है। वो अपना खुद का जतन नहीं रख पाती, हेयर केयर नहीं है, पर्सनल केयर नहीं है, ऑरल केयर नहीं है, दांत टूट गए, दांत गिर गए, दे रिक्वेस्ट सो मच ऑफ केयर। तो मुझे लगता है एक प्रोडक्ट जो हमने अभी लॉन्च किया था, 55 से डेंटा वन प्लस प्रीमियम टूथपेस्ट, अगर हम उनको देते हैं, हो सकता है उनका दांत थोड़ा ज्यादा मजबूत चले। ये एक बहुत टफ टाइम है, उनका सारा खाना को लिक्विड फॉर्म में खाना होता है, दे कैन नॉट कंज्यूम सॉलिड फूड, उसमें भी उनको उनका पूरा लाइफ किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। सो व्हाट आई फील, स्टार्ट विद द डेंटा वन प्लस प्रीमियम टूथपेस्ट, ताकि उनका दांत मजबूत रहे, बट स्टार्ट इट अर्ली, 45 से आप शुरू करो। कैल्शियम और ऑर्थो वन 45 से शुरू करो, और बिफोर मेनोपॉज आप शुरू करें, एटलीस्ट 70 साल तक, 75 तक वो चल फिर सकते हैं अपने आप से। वजन को कंट्रोल में रखें, अगर उनका वजन नॉर्मल है तब भी मिनिमम नॉर्मल पे लेके आए, इट शुड नॉट बी मोर। उनको रेगुलर मल्टीविटामिन देते रहें, मल्टीविटामिन इज वेरी वेरी एसेंशियल एट दिस एज, और उनका आप एवरीडे वन दे सकते हैं। प्रोटीन भी ऐड ऑन करें डाइट में, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन, खाना पीना उनका कमजोर हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकते प्रोटीन, बल्क में खाना नहीं खा सकते। एक नॉर्मल एडल्ट जितना खाना खाते हैं, बच्चे उसका आधा खाते हैं। सो उनकी प्रोटीन इंटेक, विटामिन इंटेक, मिनरल इंटेक बहुत कम हो जाता है। दे रिक्वायर ए लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, कैल्शियम से लेकर, विटामिन से लेकर, मिनरल से लेकर, प्रोटीन तक चाहिए उनको। साथ में योंगफुल कुड बी ए वेरी वेरी टर्निंग पॉइंट। आप 40 से योंगफुल भी उनके लिए शुरू करें, और इन सब के साथ असिस्टेंट एंड क्वालिटी टाइम विद द एंटायर फैमिली, अगर ये हम कर पाते हैं तो उनकी एजिंग बहुत स्मूथ हो सकता है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने हमारे एस्ट्रोनिया वन के फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोग ग्रुप्स में अपने अपने इन बल्क्स, कभी कभी मौका मिले, महीने में एक दो बार सारे ओल्ड एज लोगों से मिले जो आपके फैमिली के बुजुर्ग हैं। किसी दिन आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिले, किसी दिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिले। ये अगर हमने हैबिट स्टार्ट कर दिया, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाउ अबाउट यू काजल मैम? यस सर, टोटली अग्रीड सर। हमारे जो बच्चे हैं वो भी यही सीखते हैं कि हम कैसे हमारे पेरेंट्स का केयर लेते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सोशली सब लोग साथ में रहें, बिकॉज रियली स्टेइंग अलोन इज नेवर अ सोल्यूशन। लोनलीनेस और वो सारे प्रॉब्लम्स, और उनको भी होते हैं, हमें भी होते हैं, तो ऑफ कोर्स अवर पेरेंट्स आर अ ब्लेसिंग। जितना उन्होंने हमारे लिए किया है हमारे बचपन में, वी इट इट्स अ गिव बैक, हमें करना ही है। एंड ओवरऑल सबकी हेल्थ के लिए ये बेस्ट है। प्लस हमारे जो अमेजिंग सप्लीमेंट्स है सर, अमेजिंग वे से हेल्प करते हैं। यंग फ्यूल इज रियली अ ब्लेसिंग, आई थिंक इट्स वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट जो हम सबको खुद भी लेना है और हमारे पेरेंट्स को तो एज अ गिफ्ट देना ही है। एज अ गिफ्ट
फॉर वॉट एवर दे हैव डन ऑल देयर लाइफ फॉर अस। हमें बिल्कुल सोचना नहीं है, और वी विल रियली रीप दोज बेनिफिट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टुडे सर। आई एम श्योर हम सबको बहुत कुछ यहाँ पे अवेयरनेस मिली। हम सबने देखा कि किस तरह आज के माहौल में ओनली डाइट या फिर ओनली एयर एंड ओनली वाटर इज नॉट सफिशिएंट। हम सबको कुछ ना कुछ नेचुरल हमारे डाइट में ऐड करना है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो नेचुरल है, जो फंक्शनल न्यूट्रिशन है। और ये सब लेके हम एक हेल्दी, हमारा जो हेल्थ स्पैन है वो और हमारा लाइफ स्पैन के बीच में जो गैप है उसे बहुत कम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड मोर। और ये हमेशा सर आप देते हो, और जो भी नॉलेज हमें मिलता है कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। आई एम श्योर यहाँ पे सब अग्री करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। या